नभ को ढकता धुंध तिमिर से, वाह! बर्फ उड़ाता अंधड़ आता, शिशु सा कभी मचलता रोता, कभी दरिंदे सा चिल्लाता। वोल्फ्स हाउलिंग, रिमेंबर उन्होंने जो ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, उन्होंने उसको रेफर किया वोल्फ से, और जब डॉक्टर मदन लाल ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट हिंदी किया तो में उसको दरिंदा बोला। तो ये ब्यूटी है पोएट्री। got to play with my non-artful fingers the peaceful songs of Phrygian village singers। वो एक एरिया है फ्रीजियन जो पहले ग्रीस में था, अभी आई थिंक टर्की में आता है। तो उस विलेज की बात की। नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं द पश्चिम नेटकास्ट। और आज के इस भाग में हम अलेक्जेंडर पुश्किन के प्रभाव और उनकी साहित्यिक धरोहर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट, जिनको मैं बोलता हूं मेरी प्रो होस्ट, और द पश्चिम प्रोजेक्ट की को फाउंडर सुनैना काचरू। सुनैना, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मनीष, एंड वेरी एक्साइटेड कि पुष्किन के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये रूसी साहित्य का ऐसा नाम है कि आज भी आप रूस में जाएँ, रशिया के किसी भी क्षेत्र में जाएँ या रशिया से बाहर लोगों से पूछें, तो और भी बड़े-बड़े नाम हैं रशिया में, जैसे लियो टॉल्स्टॉय है, उस तरह के नाम हैं। लेकिन समहाउ पहले 2-3 नामों में पुश्किन का नाम आ ही जाता है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपने एज़ अ पोएट, राइटर आपको क्या लगता है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट। जी, बिल्कुल। तो सुना ना, जो पुश्किन है वो न केवल रूसी साहित्य, जैसा कि आपने बोला, ना सिर्फ रूसी जो मॉडर्न रूसी साहित्य है उसके जनक माने जाते हैं, बल्कि उनका जो प्रभाव है वो विश्व साहित्य पर भी काफ़ी गहरा पड़ा है, स्पेशली इंडिया में। तो हुँ। चलिए जानते हैं कि कैसे पुश्किन ने जो रूसी साहित्य है उसमें क्रांति की, और उनकी रचनाएं आज भी कितनी रेलेवेंट हैं, कितनी प्रासंगिक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुश्किन के रूसी साहित्य पर प्रभाव की। पुश्किन ने रूसी साहित्य को एक नई दिशा दी, उसे पारंपरिक और शास्त्रीय रूपों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जो रूसी साहित्य था, जो रूसी समाज था, उसमें फ्रेंच का काफ़ी बोलबाला था, और काफ़ी फ्रेंच को एक कहते हैं कि बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखा जाता था। जैसे एक समय पे हमारे यहाँ अंग्रेजी को देखा जाता था, वैसे ही रूसी समाज में फ्रेंच को उस नज़रिए से देखा जाता था। तो पुश्किन ने क्या किया, उन्होंने रूसी साहित्य को एक नई दिशा दी और उसे पारंपरिक और शास्त्रीय रूपों से मुक्त किया, जो उसका क्लासिकल हुँ, फॉर्म था, और हुँ, सामान्य जो बोलचाल की भाषा थी उसको साहित्य में स्थान दिलाया। हुँ, अब इस समय तक रूसी साहित्य पर, जो जैसा मैंने बोला, यूरोपियन जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी उनका प्रभाव था, उसका बोलबाला था, जिसमें भाषा काफ़ी जटिल और शाही शैली की होती थी। लेकिन पुश्किन ने इस जो क्लासिकल भाषा की जो दीवारें थी उनको तोड़ते हुए अपनी कविताओं और कहानियों में लोक भाषा को बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में प्रस्तुत किया। तो इनकी रचनाओं में जो लोक कथाएं हैं और उनकी जो रूसी संस्कृति थी, उनका इन्होंने एक बड़ा ही अनूठा समावेश किया, जिसने साहित्य को जनमानस के बहुत ही करीब लेकर आया। यूजीन ओनेगिन जैसी रचनाओं में उन्होंने एक बहुत ही बहुस्तरीय दृष्टि और कहानियों को बड़ी ही सहज भाषा में प्रस्तुत करने की जो कला थी, उसने रूसी साहित्य को एक नया रूप दिया। और इसी कारण जो पुश्किन है, अलेक्जेंडर पुश्किन, उनको जो रशियन लैंग्वेज है, जो रूसी भाषा है, उसका शेक्सपियर भी कहा जाता है। मनीष, आप बात कर रहे थे पुष्किन एक ऐसे समय पे आए जब जो बाकी जो यूरोपियन भाषाएं थी उनका बोलबाला था। वो आपको सीखनी पड़ती थी अगर आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, लिटरेचर हम्म। सिखाना है। तो वो एक उस वजह से भी लोग ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे। फ्रेंच काफ़ी चल रही थी उस समय पे, आज भी चलती है, पर उस समय रशिया में भी फ्रेंच काफ़ी चल रही थी। उस समय पर इस तरह का एक बोल्ड मूव करना कि जो कहते हैं धारा के विपरीत बहना, और रूसी भाषा को फिर से जो लोग बातें कर रहे हैं उसी में लिखना, उसी में कहानियाँ गढ़ना, फिर फ़ोकलोर्स को भी लेकर आना, वो सब वापस लेके आना। जैसे हम लोग घर में कहानियाँ सुनते हैं, और अगर वो कहानी किसी और भाषा में हो, उस भाषा में नहीं जिसमें हम बात कर रहे हैं, उस भाषा में हो जो बाहर की हो कहीं,
तो क्या वो कितनी ही उसका प्रभाव कितना ही रहेगा। तो आई थिंक वो समझते थे और इस वज़ह से उन्होंने रूसी भाषा में ही लिखना शुरू किया। मुझे इसका एक हम तुम जब ये बता रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि कश्मीर में ललित जो ललेश्वरी हैं, जब वो आई 13वीं शताब्दी में, तो उस समय भी यही था, फ़ारसी ही सब जगह लिखी जाती थी, लोगों को फ़ारसी ही सीखना पड़ता था, अगर उन्हें नौकरी चाहिए। तो उन्होंने यही किया कि कश्मीरी को फिर से उसी में सब लिखा। उसे बहुत ही हमें अब जटिल लगती है क्योंकि उस समय की भाषा वही थी, लेकिन फिर भी बहुत ही शब्दों में, ऐसे शब्दों में जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, साबुन, तेल, पानी, बारिश, मिट्टी, इस तरह की मेटाफर्स यूज़ करके उसे इस तरह से चित्रित किया कि हमें समझ आ जाए। समझ आ गया और तो मतलब कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बन गया मतलब आपको लगता है ये कहानी तो अपनी है। इस पूरी कहानी में कोई तो पात्र है, हमें लगता है कि अरे हाँ, हाँ, ये तो देखे हुए हैं। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की हम बात करते हैं कभी-कभी। क्यों वो इतनी पॉपुलर है, उसका कल्ट है फॉलोइंग, आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आपने इस तरह के लोग कहीं न कहीं देखे ही होंगे। पर वो और ये कहानी बोलचाल की भाषा है, हमारे आस-पास के कैरेक्टर्स हैं, जो ये ऐसी भाषा में ही बात करते हैं, तो जी। इसलिए वो ज़्यादा रिलेवेंट, ज़्यादा प्रासंगिक दिखती है। हाँ, तो आपको थोड़ा ऑनेस्ट लगता है कि अच्छा ये इसने लेखक ने कहीं न कहीं अपने जीवन में ये कैरेक्टर्स देखे होंगे। वो फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर ना बनकर या ललेश्वरी की वाक ना बनकर वो आपकी कहानी बन जाती है। जब आपकी कहानी बनती है तो वो और आप 10 लोगों को सुनाते हैं, "अरे! वो सुना क्या तुमने?" तो आई थिंक उस समय पुष्किन के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ। अम वो रूस में तो पॉपुलर हो ही गए और थोड़े रेबेलियस भी थे। तो उनका एक उस वज़ह से उनका जो नेचर था थोड़ा कहते हैं ना दिल फेंक, प्लेबॉय टाइप का उनका नेचर था। तो वो भी शायद अब कहानी है उसमें क्या सच्चाई है, कितनी कहानी है वो हमें पता नहीं लेकिन जो उनके बारे में लिखा गया है उसमें हर जगह ये बात ज़रूर लिखी गई है। तो कहीं न कहीं उनके वो जो पर्सोना में ये एक एंगल भी आया कि ये जो लिख रहे हैं चाहे वो प्रेम गीत हो, उनकी कविताएँ लव पे काफ़ी हैं। अनरिक्विटेड लव पर है, यानी एक तरफ़ा प्यार पे काफ़ी कुछ है, म्यूज़ पर काफ़ी कविताएँ हैं। तो जब आप वो पढ़ते हैं और आप उनकी जीवनी देखते हैं, तो आपको लगता है हाँ, इसने ये शायद एक्सपीरियंस से ही कहीं न कहीं ये हुआ होगा, तो यू फ़ील मोर कनेक्टेड। तो उस वज़ह से आई थिंक उस समय में जो रूसी लोग थे, वो काफ़ी उससे जुड़ गए, लोकप्रियता हुई, लोग एक-दूसरे को बताते गए कि अरे! पुष्किन का ये पढ़ा क्या, पुष्किन का वो पढ़ा क्या, और भी पॉपुलर होते गए। उनका जो कल्ट फॉलोइंग थी वो बढ़ती गई। ये तो एक था और उस समय क्योंकि कमाल की बात ये है कि उनकी जो ट्रांसलेशंस भी हुए, वो हिंदी में कितने हुए हैं। इंडिया में तो उनकी काफ़ी किताबें पॉपुलर थी। मुझे याद है कि हम लोग क्योंकि मेरे पापा काफ़ी हमें हमारे यहाँ लिटरेचर आता था रशिया से, तो उसमें पुष्किन की भी कविताओं का ट्रांसलेशन था। वो इंग्लिश में था और उर्दू में शायद हम आई कुड बी रॉन्ग बट इंग्लिश में तो था। तो ट्रांसलेशंस तो हो रहे थे, उनकी हिंदी में भी अनुवाद हुआ था उनके काफ़ी काम का। आप उनके जो किताबों के बारे में बता रहे थे, फिर उन्होंने जो एक बड़ा शाहकार है उनका जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। अ, वो पूरा उन्होंने उसको वर्स में लिखा। तो वो एक मुझे याद है कि कैफ़ी आज़मी साहब ने जिस तरह हीर रांझा लिखा था पूरा वर्स में, तो मतलब ये तो उससे काफ़ी पहले था बट उस तरह पूरी कहानी को वर्स में लिखना, ये एक विम पे लिखी गई कविता नहीं है। तो पूरा उसको उस तरह से गढ़ना, इतना पूरा पूरी कहानी उसमें लिखना और थोड़ा-थोड़ा उसमें अगर आप देखोगे उसमें जो कहानी पूरी है, कहीं न कहीं लगता है कि थोड़ी प्रोफेटिक थी कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी जिस तरह डेथ होती है तो इनकी पुष्किन की डेथ कुछ उसी तरह से हुई। तो इसलिए फिर उस बिकॉज़ ऑफ दैट तो वो और पॉपुलर ही होता गया पर उस समय पूरी एक कहानी को इस तरह से पोएट्री में लिखना यूजीन ओनेगिन शायद उसे कहा जाता है। आई होप वी आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। तो उस वज़ह से उसको जिस तरह का शेक्सपियर को दर्जा दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, उनके प्लेज़ में, जो उन्होंने ओथेलो या उस तरह के प्लेज़ लिखे हैं, ये उसके आस-पास ही है और रूसी साहित्य को समृद्ध बनाने में, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने में पुष्किन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम
किसी भी कल्चर के हम जब कहते हैं कि अच्छा अमेरिकन राइटर्स कौन सबसे बड़े हैं या इंग्लिश राइटर्स कौन बड़े हैं, इंडिया में हम कहते हैं कि अच्छा हिंदी राइटर्स कौन बड़े हैं, मोस्ट ऑफ टाइम्स आप देखोगे कि वो राइटर्स कहानीकार होते हैं या हुँ, उपन्यासकार होते हैं। पोएट्स भी होते हैं लेकिन उनका नाम पहले नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, आप रशिया में इनका पहले या तो पुश्किन और लियो टॉल्स्टॉय या लियो टॉल्स्टॉय पुश्किन, इस तरह ही लोग नाम लेते हैं। तो ये समवेयर द इम्प्रेशन हैज़ बीन डीप, द इन्फ्लुएंस हैज़ बीन लॉन्गर एंड वन ऑफ द रीज़न्स इज़ द वे ही रोट। His topics were very relevant, very simple in his phrasing, बट वेरी डीप इन द लेयर्स, उसमें कुछ लेयर्स वो बुनते थे। और आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो कि उनकी खुद की जो जीवनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब एक उनकी उनकी कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो कहीं न कहीं आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, अरे! ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे। थोड़ा-सा उसके बारे में कुछ एक एक पोर्ट्रेट कुछ कुछ फन फैक्ट्स कुछ ऐसा आप बता दें हमारे सुनने वालों को तो बड़ा मज़ा आएगा। अब पता नहीं कितनी सच्ची बात है कि वो जिस पुलिस वाले ने या जनरल ने उसको पकड़ा था, उन्होंने उसकी वाइफ के साथ ही अफेयर स्टार्ट किया, उसके साथ ही भाग गए थे, तो और पिटाई हुई। तो राजा ने, आई थिंक उस समय जो एम्परर थे, उन्होंने उसको बुलाया, क्योंकि प्रोटेस्ट स्टूडेंट थे, प्रोटेस्ट करते रहते थे, तो उस वजह से उन्होंने बुलाया उसको कि उसको पनिशमेंट दे, बट ही वांटेड टू टॉक टू हिम और हेयर हिम आउट। बट वो ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम कि उन्होंने उसको उल्टा नौकरी पे रख लिया। तो कुछ तो भाई, दुश्मन की बीवी के साथ आप भाग भाग रहे हो, मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप राजा जो आपको पनिश करने वाले हैं, उससे आप नौकरी लेके आ रहे हो, तो आप क्या चीज हो। रॉकस्टार। रॉकस्टार। हुँ। मैं इनको बोलता हूँ कि जो अ, जैसे शेक्सपियर का एक स्थान है अंग्रेज़ी में, वैसे ही आपने वो रेफ़रेंस भी दिया कि उनको अम, रूसी साहित्य का शेक्सपियर कह सकते हैं हम। हुँ। मेरे ख़्याल से ये रूसी साहित्य के ओरिजिनल रॉकस्टार हैं, जिन्होंने कंटेम्परेरी जो मॉडर्न राइटिंग है ना कंटेम्परेरी रूसी। यस, हाँ, उसमें। जिन्होंने ना सिर्फ़ अपनी राइटिंग से बल्कि जो उनका ऑरा था, जो उनकी जो उनके लेजेंड्स हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उसके ज़रिए हुँ, भी उन्होंने जो समाज पे काफ़ी एक गहरी छाप छोड़ी है। हुँ, तो एक चीज़ मैं आपकी जो आपने पूरा उनका उनकी जो लेखनी थी, उस पे उन्होंने आपने जो प्रकाश डाला, कैसे आपने ललित से उनको कंपेयर किया, उसी से मुझे एक चीज़ और याद आती है, जैसे कि जब भक्ति काल आया था 13वीं-14वीं शताब्दी से हुँ, हिंदुस्तान में और 17वीं शताब्दी तक, जिसमें बड़े-बड़े ग्रंथ रचे गए, जिस उसी बीच में तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, बहुत सारे। तो अगर आप हुँ, उनको भी देखिए तो उसके पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज थी हिंदुस्तान की, हुँ, संस्कृत, हुँ, जो साहित्य गढ़ा जा रहा था उसके पहले, वो हुँ, साहित्य हुँ, संस्कृत में गढ़ा जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए उस साहित्य को उन्होंने वहाँ की जो लोकल भाषा थी, उसमें उन्होंने साहित्य रचा। जैसे कि तुलसीदास ने अवधी में लिखा पूरा रामचरितमानस, और वाल्मीकि की जो रामायण थी, तब जाकर वो जनमानस तक पहुँची, जब उन्होंने उसको अवधी में उसका वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया। तो ख़ैर आते हैं वापस जो पुष्किन की जो रचनाओं का जो अनुवाद था, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा कि वो सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके उपन्यास और उनकी कहानियों को भी आपने हिंदी की बात करी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। अच्छा। जैसे कि द क्वीन ऑफ स्पेस और हुँ, यूजीन ओनेगिन की आपने बात करी। ये इनके अनुवाद आपको हिंदी साहित्य के में एक बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। ये दोनों इनकी जो कृतियाँ हैं, ये हिंदी साहित्य के जगत में बहुत ही स्पेशल इनकी इनकी एक जगह है, एक बहुत ही इनका विशेष स्थान है। कई लोगों ने उसके ट्रांसलेशन किए हैं, और इन रचनाओं में न केवल रूसी समाज को समझने में मदद की, बल्कि पूरे विश्व भर में समाज और व्यक्ति के संघर्ष को दिखाने वाली जो कहानियाँ हैं, उनकी एक नई धारा जैसी उन्होंने शुरू की। तो ये थोड़ा-सा मुझे उनके जो ट्रांसलेशन का वर्क था, उसमें मुझे ऐड करना था। और अभी क्या है कि इसी एपिसोड में
हम लोग उनकी कुछ कविताएँ पढ़ेंगे। ऑब्वियसली मुझे रूसी भाषा नहीं आती है, तो मैं उनकी जो ओरिजिनल रशियन पोएट्री है वो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन उनकी जो उनका अंग्रेज़ी में जो ट्रांसलेशन हुआ है और अंग्रेज़ी का और फिर हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, तो वो दोनों मैं ज़रूर पढ़ूँगा, तो आपको उसमें दिखेगा कि जो कितनी आम बातें, जैसे आपने बोला ना, बहुत ही सिंपल कुछ लाइनों में, सिंपल सी भाषा में बड़ी बात कहे जाना, वो आपको उसका एक नज़ारा छोटा-सा उसमें मिलेगा। तो सुनिए ना, अब सवाल आता है कि जो पुष्किन है ये जो आज का जो साहित्यिक विमर्श है, जैसे हम लोग आज पुष्किन की बात कर रहे हैं अपनी एपिसोड में, पुष्किन ही क्यों? पुष्किन क्यों इतने रिलेवेंट हैं आज भी? हमने क्यों पुष्किन को ही चुना? और भी जो वर्ल्ड लिटरेचर है, उसके और भी साहित्यकार हो सकते थे, लेकिन हमने पुष्किन को चुना। तो आपको क्या लगता है कि पुष्किन क्यों प्रासंगिक है? उन्हीं चीज़ के कई कारण हो सकते हैं। मुझे जो लगता है वो ये है कि आप पुष्किन डाइड एट द एज ऑफ 37, है ना? तो 37 वर्ष की आयु में उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन फिर भी इसमें ही उन्होंने इतना कुछ लिखा और इतनी कलरफुल, इतनी अम, अ अ, रोमांचक उनका उनका जीवन था। तो उसमें अ, स्ट्रगल्स क्या थे? सी बेसिकली वो तो एक बहुत ही नोबल और बहुत ही वेल्दी फैमिली से थे। तो चाहे तो वो एक लग्ज़री लाइफ़ जी सकते थे। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनका ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जो उनके थे, वो अफ्रीका से एज़ अ स्लेव लाए गए थे रशिया में। उधर के प्रिंस थे और व्हेन ही वाज़ अ बॉय, ही वाज़ अबडक्टेड एंड ब्रॉट टू रशिया एंड ही वर्क्ड एज़ अ स्लेव, बट स्लेव एज़ इन वो वहाँ पे एज़ एन इंजीनियर कुछ काम करते थे, उस समय डेवलपमेंट में थे। अब तो उनकी ख्याति और बढ़ गई, तो उनका भी इन्फ्लुएंस रहा कहीं न कहीं। पुष्किन अपने रूट्स को ढूँढते-ढूँढते ये भी उनको समझ आया कि अफ्रीकन रूट्स हैं। आई थिंक कैमरून या उस तरह वहाँ कहीं से उनके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे। तो इसका भी एक इन्फ्लुएंस था, तो उनको समझ थी कि जो रशिया में इस समय है, इससे भी और भी देश हैं दुनिया में जहाँ पे स्थिति थोड़ी अलग है। जहाँ पे अम, लोगों को खाने-पीने की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे पावर का अब्यूज़ होता है बहुत। रशिया में उस समय जो भी एस्टेब्लिशमेंट में था, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा भी रहे थे, लेकिन साथ में वो ये भी समझते थे कि ये सिर्फ़ रशिया रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम और दूसरी जगहों पे शायद इससे भी बुरा हाल है। उस वज़ह से क्या रहा कि वो हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन रही। मतलब हम लोग कभी फ़ैज़ के बारे में ये कहते हैं कि अब वो हिंदुस्तान में थे, पैदा हुए थे, तो वहाँ पे जब वो लिखते रहे तो जिस उनकी जो भी लैंग्वेज थी, जो भी उनका तरीका था कहने का, पर कंटिन्यूअसली हाइलाइट करते रहे जो उनको समाज में खटकता था, बुरा लगता था ये बदलना चाहिए। फिर वो पाकिस्तान गए तो वहाँ पे भी वो चू ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो हाँ जी, अभी मुझे प्रॉमिस्ड लैंड मिल गया। वहाँ पे इमीडिएटली ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वर नॉट वर्किंग, ही फेल्ट दीज़ वर रॉन्ग। तो कहीं न कहीं वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, नॉट फॉर जस्ट बीइंग एंटी एस फॉर द हेक ऑफ इट कहते हैं ना, वैसा नहीं था, बट उनको जो चीज़ें गलत लगती थी, जहाँ पे लगता था कि पावर का अब्यूज़ हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली बोलते रहे। उस वज़ह से क्या हुआ कि उनको कभी he was never able to enjoy the luxuries and never able to enjoy um, his fame actually. So हमेशा उनका वो कॉन्फ्लिक्ट में ही उनका जीवन बीता। सो वो एक रीज़न मुझे लगता है कि आप जब आपके इर्द-गिर्द कुछ होता है और आप एज़ अ राइटर और एज़ अ थिंकर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप सोचते हैं कि कहीं लगता है कि हम वी आर ऑल आइलैंड्स, है ना? लेकिन फिर आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको नागार्जुन की कविताएँ दिखती है, लगता है कि क्या नेहरू जी के सामने बोल दिया। उसके पीछे जाते तो गालिब का दिखता है, उसके पीछे जाता और भी लोगों का दिखता है। तो कहीं न कहीं पुष्किन का नाम भी उसमें जुड़ा है और एज़ आई सेड अगेन एंड अगेन आई विल से दैट he did continuously he was at loggerheads with establishment and people who were abusing power in his view. That was hard path and he had an option not to take that path. तो मुझे उस वजह से काफ़ी उनकी आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड मुझे लगता है यूथ जो इस तरह से सोचता है वो जब थोड़ा ढूँढने जाता है, गूगल करता है या लाइब्रेरीज़ में देखता है कि इस तरह के रेवोल्यूशनरी पोएट्स और कौन थे? पुष्किन का नाम उसमें ज़रूर आता है और जब आप उस उन्हें पढ़ते हैं तो फिर लगता है इट्स हमारा समय इतना भी बुरा नहीं है और हम जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं वो इतने भी
बुरे नहीं हैं और आपको कहीं न कहीं हिम्मत मिलती है कि आप अपनी आवाज़ सामने रख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। नहीं, बिल्कुल सही, और मेरे ख़्याल से ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वो दरबार के कवि नहीं थे। मतलब बहुत ही वो एलीट फ़ैमिली से आते थे। अगर वो चाहते तो उनको क्या नहीं मिल सकता था। लेकिन किसी ने एक बार मुझे ये बोला था कि जो कवि है, वो कवि जब तक एस्टेब्लिशमेंट से सवाल ना करे, जब तक वो सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछे, राजा को आईना ना दिखाए, तब तक वो कवि नहीं है। इवन अगर आप दरबार के भी कवि हैं, अगर आप दरबारी कवि भी हैं, जैसे पहले होते थे, आज भी हो सकते हैं, लोग उनका एक एक स्थान होता है एस्टेब्लिशमेंट में, सत्ता आज में। भी हैं दरबार के कवि हम दोनों, है ना? तो अगर आप दरबार के भी कवि हैं, तो भी आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है एक कवि होने के नाते कि आप सत्ता से सवाल करें, किसी की भी सत्ता हो। चाहे आप उससे एग्री करते हो या ना एग्री करते हो, लेकिन सवाल करना बहुत ज़रूरी है सत्ता से, स्पेशली कवि का। और यही मुझे लगता है कि इस वजह से भी जो पुष्किन थे, उनका विशेषकर भारतीय साहित्य पर बहुत ही साफ जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। अब देखिए, भारतीय कवि और लेखक विशेषकर जो रोमांटिक कविता के क्षेत्र में थे, उन्होंने पुष्किन की कविता और उनकी शैली से बहुत प्रेरणा ली है। कई जगह आपको उनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे ऑथर्स हैं, कवि हैं, आधुनिक काल के भी, जिन्होंने रशिया में जाके उनको पढ़ा है, उनकी कविताओं का ट्रांसलेशन किया। आज भी जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे रशियन पढ़ाई जाती है भारत में, वहाँ पे पुष्किन ही पढ़ाए जाते हैं बेसिकली। और उस उनकी जो शैली है, उनकी जो शैली का जो एक एक जो भावनात्मक गहराई है, जो इमोशनल डेप्थ है, वही उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है। और इस वजह से शायद और भी जो भारतीय साहित्य को, जैसे मैंने बोला, खासकर जो प्रेम कवि हैं उनको प्रभावित करती है। तो सुनैना, काफ़ी हमने पुष्किन की चर्चा करी, उनके उनके बारे में हमने जाना, उनको समझने की कोशिश करी। कभी ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि उनके रेलेवेंट या उनके कंटेम्प्रेरी उस समय पर भारत में कौन से कवि थे और उस वक्त भारत में क्या साहित्य सृजन हो रहा था। लेकिन वो किसी और समय के लिए हम रखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि समय हमारे पास कम है, और इंटरनेट पे, यूट्यूब पर पेशेंस कम है लोगों के पास, तो उस वजह से हमारे पास समय भी कम है। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो उनकी कविता हो कोई, तो आप उसको पढ़ के सुनाएं हमें, और उसके बाद मैं एक कविता पढ़ूंगा, और फिर हम इसको समाप्त करेंगे, इस एपिसोड को। ठीक है। उनकी 2 कविताएँ मुझे बहुत अच्छी लगी। इंग्लिश में मैं उसका जो अनुवाद हुआ है वो पढ़ूँगी। उनकी आप कविताएँ जब पढ़ेंगे तो आपको रोमांटिसिज़्म तो दिखेगा, कहीं न कहीं रियलिज़्म। सो देयर इज़ ऑलवेज़ दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बोथ समव्हेयर। तो वो आपको दिख जाएगा। तो एक उनकी कविता है, उसका जो टाइटल है वो सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, हाँ। ही इज़ ब्लेस्ड, he is blessed who lives in peace that is distant. He is blessed, कितना खूबसूरत है ये ख्याल, देखो कि he is blessed who lives in peace that's distant from the distant, किस चीज से, from the ignorant fobs with calls, who can provide his every instance with dreams or labors or recalls, to whom the fate sends friends in score, who hides himself by Saviour's back from bashful fools, which lull and bore, वाह। and from the impudent ones which wake. He is blessed who lives in peace. हमारा जो आज एक कॉन्वर्सेशन होता है कि अरे सोशल मीडिया पे ही सब जी रहे हैं, इसमें रियल क्या है, फेक क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या एक एको चैम्बर है ये सब,
इससे खुद को कैसे बचाएँ? अच्छे दोस्तों के साथ कैसे कम रहें लेकिन साथ रहें, रिश्तों में थोड़ा हम भी उसमें हम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, उसको डेवलप करें, उसमें हम मिलते रहें, पर कम रहें तो भी चलेगा। तो कहीं न कहीं सॉलिट्यूड को इतना उन्होंने एलिवेट किया, उसको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया। आई रियली, रियली लव दिस पोएम। वेरी ब्यूटीफुल कि खुद को बचा के और ये सब आवाज़ हैं जिससे वो कहते हैं लल एंड बोर, अ, उससे खुद को बचाकर वो इंसान बड़ा लकी है जो ये सब चीज़ों में से खुद को बचा ले। उनकी एक दूसरी कविता है जो आई थिंक यू विल आल्सो लाइक इट, इज़ कॉल्ड म्यूज़। म्यूज़ उसका अनुवाद है कि इन माय यूथ्स years she loved me, I am sure. In my youth's years, she loved me, I'm sure, the flute of 7 pipes she gave in my tenure, and harked to me with smile, without speed, along the ringing holes of the reed. I got to play with my non artful fingers. I got to play with my non artful fingers the peaceful songs of Phrygian village singers. वो एक एरिया है Phrygian जो पहले ग्रीस में था, अभी आई थिंक टर्की में आता है। तो उस विलेज की बात की पीसफुल सॉन्ग्स ऑफ Phrygian village singers and the important hymns that gods to mortals bade. From morn till night in oak's silent shade, I diligently harked to the mysterious virgin, rewarding me by chance for any good decision, and taking locks aside of the enchanting face. She sometimes took from me the flute, such commonplace. The reed became alive in consecrated breathing and filled the heart with holiness unceasing. The Muse. क्या बात है, वाह वाह। अब देखिए, एक चीज़ मैं इसमें ये सोच रहा था कि ये तो ट्रांसलेशन है और बिल्कुल। उसकी कितनी खूबसूरती चीज़ें ये छूट गई होंगी इसमें, है ना? अब जो उन्होंने ओरिजिनल हुँ, अपनी जो क्लासिकल रशियन भाषा जो वहाँ की लोकल, उसमें कुछ लोकल रेफरेंसेस होंगे, कुछ लोकल उसमें एक हुँ। उसकी टोनल क्वालिटी होगी, कुछ उसकी एक मीटरिंग होगी जो लोगों को कनेक्ट करती होगी, जो लोग उस भाषा की ब्यूटी को समझते हैं। तो सोचिए कि किस लेवल पे ये कविता सेट हुई होगी। बहुत दोनों सुंदर कविताएँ, है। इसके पहले वाली भी, दोनों के बारे में हुँ, यही बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। मेरे पास जो अब उनकी तुम क्या कविता सुना है, रहे हो? सॉरी? अब तुम क्या सुना रहे हो? हाँ, मैं। तो मैं उतना अच्छा तो मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाऊँगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इनकी इनका एक ट्रांसलेशन का एक का वर्क है। ट्रांसलेशन 1982 में किया था। उनका नाम है डॉक्टर मदन लाल मधु। 1982 में ये पब्लिश हुई थी और रूस में ही, मॉस्को में ही पब्लिश हुई थी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी। तो उससे एक कविता है और उस कविता का जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है जो मैं पढ़ने वाला हूँ, उसको ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में मार्था डिकिंसन बिनांची ने। और उसी जो ओरिजिनल रशियन, ये अंग्रेजी से हिंदी का रूपांतरण नहीं है, ये रशियन से अंग्रेजी और रशियन से हिंदी का रूपांतरण है, जो मैं वो भी दोनों रूपांतरण में पढ़ूंगा। दे बोथ आर ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल रशियन लैंग्वेज। तो जो अंग्रेजी वाला है, इसकी इसकी इसका जो टाइटल है वो शायद है द इवनिंग ऑफ विंटर नाइट और समथिंग लाइक दैट, और हिंदी में है ये जाड़े की शाम। और तो पहले मैं अंग्रेजी वाला पढ़ता हूँ। सेबल क्लाउड्स बाय टेम्पेस्ट ड्रिवन। और इसमें चूंकि अंग्रेजी इसकी थोड़ी सी कठिन है क्योंकि पोइटिक, इसमें काफ़ी कुछ लैटिन आ जाती है, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मनीषा, हमें सुनने वाले तो दो ही काफ़ी लोग पैरा मैं तो पढ़ूंगा नहीं, और हमारे उसके लिए हिंदी सुनने वाली मैं वाले। पूरी पढ़ूंगा। Sable clouds by tempest driven, snowflakes whirling in the gales. Hark! हुँ, It sounds like grim wolves howling. Hark! Now like a child it wails. Creeping through the rustling straw thatch, rattling on the mortared walls,
like some weary wanderer knocking on the lowly pane it falls. Fearsome darkness fills the kitchen, drear and lonely our retreat. Speak a word and break the silence, dearest little mother sweet. Has the moaning of the tempest closed thine eyelids wearily? Had the spinning wheels, soft whirring, hummed a cradle song to thee? तो ये दो पैराग्राफ थे जो ट्रांसलेट किए थे मार्था डिकिंसन बिनांची ने. अब डॉक्टर मदन लाल मधु का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ता हूँ. जाड़े की शाम. नभ को ढकता धुंध तिमिर से, वाह! बर्फ उड़ाता अंधड़ आता. शिशु सा कभी मचलता रोता, कभी दरिंदे सा चिल्लाता. वोल्फ्स हाउलिंग. रिमेंबर, उन्होंने जो ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, उन्होंने उसको रेफर किया वोल्फ से, और जब डॉक्टर मदन लाल ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट हिंदी किया तो में। उसको दरिंदा बोला. तो ये ब्यूटी है पोएट्री की. कभी दरिंदे सा चिल्लाता, टूटे फूटे छप्पर सा वह, सहसा सूखा फूस हिलाता. और कभी भटके पंथी सा, आ खिड़की का पट खटकाता. जर्जर टूटा हुआ झोंपड़ा सूना जहां अंधेरा आया. जर्जर टूटा हुआ झोंपड़ा सूना जहां अंधेरा छाया. बैठी हुई निकट खिड़की के, क्यों तुम चुप हो बूढ़ी आया. क्यों तुम चुप हो वाह! बूढ़ी आया. वाह! क्या बात क्या है। इस अंधड़ कोलाहल ने मेरी प्यारी तुम्हें थकाया. या चरखे की घूं घूं ने ही लोरी देकर तुम्हें सुलाया. मेरे इस सूने यौवन की मात्र संगनी लाओ प्याला. सब दुख दर्द डुबोए उसमें, और हृदय हर्षाए हाला. सागर पार शांति से चिड़िया, रहती थी यह गीत सुनाओ. कैसे प्रातः पानी लाने जाती थी युवती यह गाओ. नभ को ढकता धुंध तिमिर से, बर्फ उड़ाता अंधड़ आता. शिशु सा कभी मचलता रोता, कभी दरिंदे सा चिल्लाता. मेरे इस सूने यौवन की मात्र संगनी लाओ प्याला. सब दुख दर्द डुबोए उसमें, और हृदय हर्षाए हाला. ये है वाह! पुष्किन, और बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर मदन लाल मधु ने. मदनलाल अ, जी को भी सलाम। उनको भी बहुत ही सलाम है. सुंदर अनुवाद। हाँ, बहुत ही उन्होंने जो सुंदर. जो इसका मेटाफर्स यूज़ किए हैं ना, बहुत सुंदर है। बहुत एक सुंदर है। जगह जो इन्होंने आया का रेफरेंस दिया है, शायद है ना, वो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद ट्रांसलेशन में कहीं पे उन्होंने वो आया का रेफरेंस दिया. हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो. मैं हाँ, चाहूंगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं सुनने उसको वाले। उसको पढ़ें और बताएं कि आपको क्या लगता है, ये क्या रेफरेंस रहा होगा इस कविता में आया की जगह पे. तो दोस्तों, पुष्किन की कविताएं और उनके विचार, जैसा कि हमने बात करी, आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय में थे. अगर आप पुष्किन के बारे में और जानना चाहते हैं और उनके अनुवादित कार्यों को हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, इवन रेखता जैसे मंच है जहां पर आप जाकर पुष्किन की कविताओं के अनुवाद पा सकते हैं. एक और वेबसाइट मैं बताऊंगा, archive.org. वहाँ पे भी उनका काफ़ी कुछ हिंदी ट्रांसलेशन मौजूद है. मैंने भी उनकी एक पूरी बुक का वर्जन डाउनलोड किया है और बहुत ही आसानी से उपलब्ध है. अब इसके अलावा आप कई सारी लाइब्रेरीज में, और जो जैसा कि मैंने बोला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी जाके उनकी रचनाएं पढ़ सकते हैं. और अगर आपने अभी तक पुष्किन की रचनाओं से आपका परिचय नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही शुरू करें. और ये जो साहित्यिक धरोहर है, ये आपको एक नए दृष्टिकोण को प्रदान करेगी, और साहित्य की गहराई को महसूस करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अनोखा अनुभव देगी. तो फिर किसी एक कड़ी में हम पुष्किन के कुछ और जो उनकी रचनाएं हैं, अनुवाद हैं, उन पर चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि हम हमारे जो कंटेम्प्रेरी पोएट हैं, जो भारतीय कवि हैं, उनसे कितना वो रिलेवेंट हैं. तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, और सुनना आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद. जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, जब भी हम ये ऐसा कुछ एपिसोड करते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड थैंक यू स्पेशली बिकॉज यू आर नॉट वेल. आई नो यू गॉट वेरी बैड कोल्ड. बहुत ही आपकी तबीयत
गड़बड़ थी, लेकिन आपने फिर भी समय निकाला और हमारे साथ बातचीत करी, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप को लगता है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा भी रेलेवेंट है, थोड़ा-सा भी मायने रखता है, तो वो जो अभी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पे पुश करिए। और एंड में जब ये एपिसोड एंड होने वाला होता है, तो यहाँ कहीं आपको 2 खिड़कियाँ दिखेंगी जिसमें हम दूसरे एपिसोड्स का लिंक देते हैं। उनको भी जाके देखिए, पढ़िए और हमें ऐसे ही सराहते रहिए। तब तक अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।